नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का भाग 2 करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 12th का शीत युद्ध से संबंधित चैप्टर का भाग 1 पूरा किया था, जिसके अंदर हमने आधा चैप्टर लगभग कवर कर लिया था। जिस किसी छात्र ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके इस वीडियो का या इस चैप्टर का पुराना भाग देख सकता है और अपनी समझ बढ़ा सकता है। तो हम शुरू करते हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर शीत युद्ध का भाग 2। इसकी शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन गुट निरपेक्षता क्या है। इससे पहले हमने गुट निरपेक्षता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि गुट निरपेक्षता क्या है कि जब पूरी दुनिया दो भागों में बट रही थी तो नए देश भी आजाद हो रहे थे। तो नए देश आजाद हो रहे थे, उनके सामने एक समस्या यह थी कि किस प्रकार से दोनों गुटों से अपने आप को दूर रखा जाए, क्योंकि इन नव स्वतंत्र देशों का मानना था कि बड़ी मुश्किल से, जैसे भारत स्वयं लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था, तो भारत नहीं चाहता था कि हम किसी गुट में शामिल हों और अपनी बहुमूल्य जो आजादी है किसी और को सौंप दे। इसीलिए भारत भी नहीं चाहता था कि अपनी आजादी किसी और को सौंपे। इसीलिए भारत ने दोनों गुटों से दूर रहने की नीति अपनाई और दोनों गुटों से दूर रहने की नीति ही गुट निरपेक्षता है। आगे हम बात करें तो इसका जो है पारिभाषिक रूप यह है कि विश्व राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों से गुटों से दूर रहना और दूसरों को भी दूर रखना गुट निरपेक्षता है। इसके बाद जो है यह विश्व राजनीति में संन्यास या तटस्थता नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि गुट निरपेक्षता जो है विश्व राजनीति में भाग निभाती है। अपने आप को गुट निरपेक्षता विश्व राजनीति से दूर नहीं रखती है, लेकिन यह है कि इसमें यह होता है कि गुट निरपेक्षता विश्व राजनीति के अंदर भाग निभाते हुए अपने आप को दोनों महाशक्तियों से दूर रखती है, यानी गलत के समय गलत और सही के समय सही बोलती है। लेकिन तटस्थता शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है ना तो वो सही को सही और ना ही गलत को गलत, यानी विश्व राजनीति से बिल्कुल अलग हो जाता है, संन्यास ले लेता है, बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाता है विश्व राजनीति के अंदर और दोनों महाशक्तियों से दूर हो जाता है। लेकिन गुट निरपेक्षता थोड़ी अलग है, दोनों महागुटों से तो दूर रहेगा परंतु विश्व राजनीति के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए। तो समझ में आया होगा गुट निरपेक्षता है क्या, यानी विश्व राजनीति के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए दोनों शक्तियों से दूर रहने की विचारधारा गुट निरपेक्षता। आगे बात करें वही शब्द तटस्थता क्या है। तो तटस्थता के बारे में मैंने बताया कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहकर महाशक्तियों से दूर रहने की विचारधारा तटस्थता कहलाती है। यह विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ये अलग हो जाएगी विश्व राजनीति से, बिल्कुल ना तो सही को सही ना गलत को गलत बोलेगी। सिर्फ इसको क्या है कि हमको दोनों गुटों से दूर रहना है, यही विचारधारा तटस्थता की विचारधारा है। आगे बात करें गुट निरपेक्षता आंदोलन के समर्थित देश या फिर कहें स्थापित संस्थापक देश, अक्सर पूछ लिया जाता है यहां से क्वेश्चन। तो पहला है भारत में ही इसकी स्थापना संस्थापक देशों में से एक माना जाता है, सबसे बड़ा देश। तो भारत के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूगोस्लाविया के जो देश के जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ ब्रोंज टीटो। मिस्र के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना देश से थे वामा एना क्रूमा। तो ये वाना एना क्रूमा, इसको आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं 5 देशों ने और इन 5 देशों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। आगे हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और उद्देश्य, क्यों बनाया गया था इसको। तो मैंने आपको बताया गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने में भारत की महत्वपूर्ण योगदान है, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके संस्थापक देशों में से एक रहा है भारत। इसकी शुरुआत जो की गई, इसकी शुरुआत 1961 में हुए पहले यूगोस्लाविया की राजधानी, देखो यूगोस्लाविया की एक राजधानी है जिसका नाम है बेलग्रेड। बेलग्रेड के अंदर 1961 में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के अंदर 25 देशों ने भाग लिया था पर्यवेक्षक के रूप में और 5 इसके संस्थापक थे।
जिसका नाम आपको मैंने बता दिया, वो अभी ऊपर पांचों के पांचों, इन्होंने बेलग्रेड में ये जो है इसका समर्थन करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करवाई। तो इसके लिए आगे बताता हूं, इसका जो 2012 का सम्मेलन हुआ, 2012 का जो सम्मेलन हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो हुआ तेहरान के अंदर, जो ईरान की राजधानी है। इसके अंदर 116 सदस्य थे तथा 15 पर्यवेक्षक वह होते हैं जो केवल उसको देखने आते हैं, और इसी के अंदर 27 सूत्री घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो इस प्रकार से हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। कहां पर? 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो इसके उद्देश्य बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। एक तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत। तो मैंने आपको बताया है पहले भी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अगर इसमें समझना आए तो आप मुझे वीडियो में या कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी छोटे छोटे समझा देता हूं। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है अपने देश की सीमा में वृद्धि करना, अपने देश की सीमा में वृद्धि करना। वो वृद्धि चाहे वो सैनिक हो सकती है, चाहे आर्थिक हो सकती है। ठीक है, जैसे अब चीन है या अमेरिका है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, अर्थात दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसको नव साम्राज्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, वो आर्थिक रूप से उसकी सीमाएं बहुत ज्यादा हैं। ऐसे उपनिवेशवाद है, इसका मतलब है गुलामी। तो जो गुटनिरपेक्षता है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों का अंत के ऊपर बल देती है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने पर बल देती है। नस्ली भेदभावों और रंग भेद का अंत पर बल देती है। पूर्ण निशस्त्रीकरण को बढ़ाने के ऊपर, निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों की होड़ पर नियंत्रण के ऊपर बल देती है, और विशेषकर परमाणु बम का विरोध करती है। दोनों महाशक्तियों से गुटों से सुरक्षा, यानी दोनों महाशक्तियों से दूर रहने को कहती है। आर्थिक सहयोग पर भी बल देने लगी है, क्योंकि 1991 के बाद ज्यादातर इसने आर्थिक सहयोग के ऊपर अब ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन काम करने लगा। क्योंकि 1991 से पहले तो दोनों गुटों से दूर रखता था ये नौ देशों को, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है वो बदल गया, थोड़ा सा वो आर्थिक उद्देश्य में ज्यादा तब्दील हो गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों तथा उनके कार्यों को प्रभावी सहयोग, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी शांति के लिए काम करता है उनमें ये सहयोग करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू होने में किन बातों से बल मिला? तो पहला निम्नलिखित कारण है। पहली बात तो शीत युद्ध की जकड़ को ढीला करने के लिए तथा शीत युद्ध के कारण तीसरी जो दुनिया के देश हैं या तीसरी शक्ति के रूप में एक आवश्यक गुट बनाने को बल मिला शीत युद्ध। अगर शीत युद्ध नहीं होता तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी नहीं होता। फिर है नाटो सीटो सेंटो, और नाटो सीटो सेंटो को जो है नए देशों को इनसे दूर रखने के लिए, अगर ये नहीं बनते तो क्या कहते हैं, शीत युद्ध के दौरान और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका उदय नहीं होता। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद नव स्वतंत्र देशों का उदय, बहुत ज्यादा संख्या में नए देश आजाद हो रहे थे, उनको दोनों महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सभी प्रकार की मदद देने के लिए भी इसके उद्देश्य या इसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका रही शीत युद्ध की, सैनिक संगठनों की और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए आजाद नए देशों की। इसके बाद गुटनिरपेक्षता की प्रमुख बातें क्या हैं? तो गुटनिरपेक्षता के बारे में पूछ रहा है कि गुटनिरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। निष्क्रिय का अर्थ जिसमें कोई क्रिया ना हो। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में सक्रियता की नहीं। देखो ये सिद्धांत आपको याद रखने प्रमुख बातें गुटनिरपेक्षता की, तो ये सक्रिय है जो विश्व राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। तटस्थता मतलब अपने आप को विश्व राजनीति से दूर नहीं रखता है। इसके बाद किसी भी बड़ी ताकत का पिछलग्गू बन जाने से स्वतंत्रता। गुटनिरपेक्षता के द्वारा हम किसी भी बड़ी ताकत के पीछे लगने से स्वयं बचते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं, उनका पीछा करने से रोकते हैं। इसके बाद आर्थिक सहयोग, तो प्रारंभ में नाम का उद्देश्य जो था वो इसमें शामिल नहीं था, आर्थिक उद्देश्य, लेकिन मैंने बताया 1991 में क्या हुआ, उसके कारण वह इसमें आर्थिक उद्देश्य भी जुड़ गया। तो ये है महत्वपूर्ण विशेषताएं गुटनिरपेक्षता सदस्यों की। एक तो विश्व राजनीति में सक्रिय भागीदारी, तटस्थता नहीं है, किसी भी महाशक्ति से पिछलग्गू होने से बचाता है और आर्थिक सहयोग करता है।
तो ये है गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं। आगे नई आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो नई आर्थिक व्यवस्था कई बार पेपर में आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए देश अल्प विकसित थे या विकासशील देश थे, या तो और उनकी आर्थिक विकास के लिए महाशक्तियों ने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में करने में तुली रहती थी, तथा नव स्वतंत्र देश नव उपनिवेशवाद का खतरा बना रहता था। जब उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए तुली रहती थी बड़ी शक्तियां विकास का झांसा देकर के, तो जो नए देश थे उनके सामने दोबारा से गुलामी का, या कहते हैं नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद एक विचारधारा है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट गुलामी नहीं होती, इनडायरेक्ट गुलामी होती है, उसका खतरा बना रहता था। नाम के आंदोलनों के द्वारा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसी का नाम है नाम। तो नाम के आंदोलनों द्वारा यूएनओ ने 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधी सम्मेलन करवाया। एक यूएनओ ने एक सम्मेलन कराया, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास संबंधी सम्मेलन, इसी को कहते हैं अंगटाडा। इसको क्या कहते हैं? अंगटाडा। ये देखो, ये लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंगटाडा है। ये करवाया नाम के द्वारा, यूएनओ ने करवाया 1972 में। अब ये क्या था? इसके अंदर जो नई अर्थव्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था को लागू किया गया। अब नई आर्थिक व्यवस्था की मैंने आपको बताया कि क्या थी। तो पहला, अल्प विकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर अल्प विकसित राष्ट्रों का ही निर्णय होगा। यानी इसमें यह कहा गया कि जो देश अल्प विकसित हैं उनके संसाधनों पर उनका ही कब्जा होगा। क्या होता था कि विकसित देश आते थे, उनके देश में फैक्ट्री लगाई, उनके संसाधन यूज करे, उनको ही माल चिपका करके लाभ कमा करके चले जाते थे। तो इसमें मना किया गया कि अब तो संसाधनों पर अल्प विकसित देशों का ही कब्जा होगा। अल्प विकसित राष्ट्र अपना तैयार माल यूरोप तक बेच सकेंगे। इसमें यह भी कहा कि यूरोप के बाजार खोल दिए जाएंगे अल्प विकसित देशों के लिए। इसके बाद तीसरा, अल्प विकसित राष्ट्र अपने विकास के लिए तकनीकी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है, और कम कीमत पर सस्ती दरों पर। इसमें यह कहा गया कि अल्प विकसित देशों को, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो टेक्नोलॉजी देंगे सस्ती और कम कीमत पर। यह भी जो है अंगटाडा में हुआ था, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था में। इसके बाद आर्थिक संस्थाएं जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये आर्थिक संस्थाएं पूरे विश्व की। इसके अंदर क्या करने की बात कही गई थी? इसके अंदर कहा गया था कि जो नव विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, सदस्यता दिलाई जाएगी इसके अंदर। तो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए इसको एक बार फिर दोबारा आपके सामने रख देता हूं। तो ये क्या था? नाम के द्वारा कराया गया एक सम्मेलन था 1972 में, अंगटाडा। उसमें नई आर्थिक व्यवस्था के द्वारा ये सब चीजें लागू की गई थी। ये 4 चीजें मैंने आपको जो बताई, उसको ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला है भारत और शीत युद्ध को स्पष्ट करें। भारत ने शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही है? तो पहला पॉइंट, स्वयं और अन्य को शीत युद्ध से दूर रखा है भारत ने। चलो, पहला पॉइंट हो गया। गुटनिरपेक्षता, देखो गुटनिरपेक्षता भी बनाई भारत ने, और गुटनिरपेक्षता के द्वारा जो है शीत युद्ध की जकड़ को कमजोर किया। फिर कोरिया युद्ध को निपटाया। मैंने आपको बताया था कि कोरिया को लेकर के दोनों महाशक्तियां जो है विश्व युद्ध तक आ गई थी, लेकिन भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम का प्रयोग करते हुए कोरिया के 2 टुकड़े करवाए थे 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच करके, और यह विवाद निपटाया। सुएज नहर को लेकर के विवाद हो गया था 1956 में। सुएज नहर को लेकर के जब मिस्र पर आक्रमण हुआ तो भारत ने इंग्लैंड और फ्रांस की निंदा की थी, क्योंकि सुएज नहर को कहा जाता है, आप सभी को पता है, सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में कराया गया था मिस्र के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस नहर को लेकर के इंग्लैंड और फ्रांस ने कब्जा करने के लिए इस पर आक्रमण किया, तो भारत ने इसकी निंदा की। शस्त्रीकरण को भारत ने, जो है शस्त्रीकरण मतलब हथियारों की होड़ का भारत ने विरोध किया है, और इस प्रकार से ये सब चीजें जो हैं ये प्रयोग करके भारत ने शीत युद्ध को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्वयं दूर रहा, दूसरों को दूर रखा, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, कोरिया युद्ध को शांत करवाया, सुएज नहर का विरोध किया, सुएज नहर पर आक्रमण का विरोध किया, और शस्त्रीकरण को कम किया। तो इस प्रकार से भारत ने शीत युद्ध को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे
शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के प्रति भारत की नीति। इसके बाद मैं देखता हूं, हाँ, तो शीत युद्ध के दौर में भारत की अमेरिका के प्रति क्या नीति थी। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से अमेरिका नाखुश था। अब अमेरिका के संबंध या पूछ लो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और भारत के संबंध, ये इस तरीके से ही पूछ सकता क्वेश्चन। तो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उससे अमेरिका नाखुश था, और भारत को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं करता था, बल्कि पाकिस्तान की ज्यादा मदद करता था, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका के गुट में शामिल था। फिर उत्तरी वियतनाम और भारत अमेरिका ने जब उत्तरी वियतनाम पर बमवर्षा की तो भारत ने इसकी आलोचना की। इससे भारत मतलब अमेरिका नाखुश था, और 1962 और 65 के युद्ध में अमेरिका ने भारत की कोई मदद नहीं की। इसके बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर के, और अमेरिका तब भी अमेरिका ने जो है पाकिस्तान का पक्ष लिया था यूएनओ के अंदर, भारत का पक्ष नहीं लिया। इसके बाद परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में लागू हुई थी, मैंने बताया भारत ने 1977 और 1979 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर जब भारत आए थे तब उन्होंने भारत से बोला कि एनपीटी पे साइन कर दो, लेकिन भारत ने मना कर दिया एनपीटी पे साइन करने से। और 1960 और 74 तक आर्थिक मदद, अमेरिका ने स्पष्ट देख लिया था कि भारत नहीं मानने वाला है, भारत नहीं झुकेगा आगे, तो 60 और 74 में अमेरिका ने थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की थी भारत की। तो ये है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और भारत के संबंध, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति से नाखुश था। उत्तरी वियतनाम पर जब भारत ने विरोध किया अमेरिका का तब नाखुश था, इसी के कारण 62 और 65 के युद्ध में मदद नहीं की उसने हमारी। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने मना कर दिया साइन करने से जिमी कार्टर को। फिर 1960 में और 74 में कुछ मदद भी हुई थी। आगे हम बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ की क्या थी, मतलब संबंध कैसे थे या उनके संबंध कैसे थे। तो बात करते हैं आर्थिक सहयोग की। तो सोवियत संघ शुरुआत से ही हमारा बहुत बड़ा समर्थक देश रहा है, हमारा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो सोवियत संघ ने भिलाई बोकारो, ये स्टील प्लांट है भिलाई, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अलग हो गया मध्य प्रदेश 1 नवंबर को। तो इसीलिए दोनों ये जो भिलाई है स्टील प्लांट और बोकारो जो है वो झारखंड के अंदर है। तो ये दोनों के दोनों लगाए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ की सहायता से। फिर राजनीतिक सहयोग, तो भारत की हमेशा मदद की है यूएनओ ने, और दमदारी से पक्ष रखा है भारत का अमेरिका सोवियत संघ ने। जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया 1971 में, भारत के लिए पाकिस्तान मुद्दे पर सोवियत संघ ने ही संबंधी जो मतलब एक तो यूएनओ में मदद करी, और युद्ध से पहले भारत की जो इंदिरा गांधी थी वो यूएनओ के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने 1971 में। फिर राष्ट्रपति गोरबाचेव को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार, वो गोरबाचेव को दिया गया था भारत की तरफ से। इसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना करनी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकारात्मक चीज जल्दी नहीं पूछता, ये जल्दी पूछ लेता है कई बार। पहली बात तो भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना क्यों की जाती है, कहते हैं सिद्धांत विहीन है। पहला पॉइंट है सिद्धांत विहीन, क्योंकि कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है दोनों गुटों से दूर रहना, परंतु भारत 1971 में सोवियत संघ के साथ में संधि कर करके आया था, ये केवल सिद्धांतों के विहीन था बिल्कुल, इसीलिए आलोचना करते हैं भारत की गुटनिरपेक्षता की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष रखने से बचता है। तो कहते हैं कि लोग जब भारत से जरूरत होती है कि अंतरराष्ट्रीय पक्ष पर अपना अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उसके ऊपर पक्ष रखे, तो भारत कहता है हम तो गुटनिरपेक्ष हैं भाई, हम नहीं करेंगे किसी का भी आलोचना। यानी कहते हैं आलोचक कि भारत अपने पक्ष को रखने से बचता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुटनिरपेक्षता के द्वारा। इसके बाद शीत युद्ध में सोवियत संघ के प्रति नर्म व्यवहार रहता है। कहते हैं आलोचक कि शीत युद्ध के दौरान जो है भारत का सोवियत संघ के प्रति नर्म व्यवहार रहा है, जबकि नजदीकियां उसकी ज्यादा रही हैं, बल्कि अमेरिका से वो इतना ज्यादा घुला मिला नहीं। सोवियत संघ का विघटन, अब सोवियत संघ का विघटन हो गया। कहते हैं कि शीत युद्ध जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो बना था दोनों गुटों से दूर रहने के लिए। अब जब गुट ही खत्म हो गया तो क्या जरूरत है गुटनिरपेक्षता की, इसीलिए। फिर तीसरा है अमेरिका से दूरी और आर्थिक विकास कमजोर।
तो कहते हैं कि भारत ने दोनों महाशक्तियों से सहायता प्रदान करने के लिए और विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु गुड रिफ्लेक्स अपनाए, जिसके परिणाम स्वरूप ना तो पूर्णतः सोवियत संघ से मदद मिल पाई और ना ही पूर्णतः अमेरिका से मदद मिल पाई। तो आर्थिक पक्ष कमजोर रह गया हमारा गुट निरपेक्षता के कारण। इसके बाद गुट निरपेक्ष देशों को अविकसित और गरीब समझा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी गुट निरपेक्ष देश हैं वर्तमान में 125 या 126 इसके सदस्य हैं, लगभग 25-26 में से एक पाएगा। तो इन सभी 125-26 देशों में सारे के सारे देश या तो अविकसित है या विकासशील हैं, यानी इतने वर्षों के दौरान एक भी देश इनका विकसित नहीं हुआ, सारे के सारे अविकसित, इसलिए भी आलोचना की जाती है। फिर है अगला, तीसरी दुनिया के देशों के विकास में गुट निरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका। यानी तीसरी दुनिया के देश वह देश होते हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि तीसरी दुनिया के देशों को किसी भी गुट में शामिल होने से बचाया ताकि उनका शोषण ना हो सके। ये गुट निरपेक्षता ने मदद की है तीसरी दुनिया के देशों की। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में चल रहे रंग भेद की जो विरोधी था, रंग भेद चलता था दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में, उसका पूरा विरोध किया गुट निरपेक्ष ने, समर्थन प्रदान किया तीसरी दुनिया के देशों को। तीसरी दुनिया के देशों को देशों के सभी बड़े देशों में बिना शर्त पूंजी और तकनीकी ज्ञान दिलवाया। बड़े देशों से यानी कहें महाशक्तियों से बिना किसी शर्त के पूंजी और तकनीकी ज्ञान दिलवाया है गुट निरपेक्षता ने अमेरिका और सोवियत संघ या ऐसे ही बड़े शक्ति देशों से तीसरी दुनिया के देशों को। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता। तो शीत युद्ध खत्म हो गया तो क्या जरूरत है वर्तमान में, प्रासंगिकता मतलब वर्तमान में क्या आवश्यकता है शीत युद्ध की। तो पहला है अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने के लिए, फिर निशस्त्रीकरण यानी हथियारों की होड़ पर प्रतिबंध लगाने के लिए, सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए। अब शीत युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के 125 सदस्य हैं, उनके बीच में आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें वर्तमान में जरूरत है। विश्व में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए भी हम गुट निरपेक्ष आंदोलनों का प्रयोग कर लेते हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो 1972 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की देन था। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं रहेगा तो वो कौन चलाएगा उसको चलाने के लिए भी। फिर यूएनओ पर गुट निरपेक्षता उनकी गलतियों को आगे लाने के लिए। कई बार यूएनओ जो है यूरोप के शक्तिशाली देशों का पक्ष ले लेता है क्योंकि वो ज्यादा पैसा देते हैं यूरोप को, उसको यूएनओ को, तो इस भेदभाव को रोकने के लिए भी। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो फिर वही, अगर आपको आगे भी इसके लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज एक बार इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बार बार मैं नहीं भेज सकता हूं इसकी लिंक। तो आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आपको तुरंत अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेल आइकन को दबाते ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे।